तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज जैसे कि हम लोग जय सुधा जी पढ़ रहे हैं और जय सुधा में आज का वीडियो होने वाला है वनस्पति विज्ञान। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में आज का वीडियो होने वाला है हम लोग का वनस्पति विज्ञान। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का बायोलॉजी और इसमें है वह वनस्पति विज्ञान। पादप जगत का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अध्ययन शामिल है। जीवों में आधुनिक वर्ग के अनुसार जीव मंडल के सभी बहुकोशिकीय, सीसम केंद्र के, प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी तथा उत्पादक जीवों को पादप जगत या प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, पादप जगत में 3.5 लाख जीवों को अब तक सम्मिलित किया जा चुका है। 3.5 लाख जीवों को अब तक सम्मिलित किया जा रहा है। थ्रियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। थ्रियोफेस्टस को आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर पादप जगत को निम्नलिखित ढंग में बांटा जाता है। पादप जगत का वर्गीकरण अपुष्पभिद्ध और पुष्पभिद्ध वर्ग। अपुष्पभिद्ध में अंतर आता है थैलोफाइटा, उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा, उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में 3 आते हैं, शैवाल जैसे एल्गी बोलते हैं, फिर जीवाणु, फिर बैक्टीरिया। अपुष्पभिद्ध में नग्नबीजी या अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृतबीजी एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवृतबीजी के अंतर्गत 2 आता है, एक बीजी मोनोकोट और द्विबीजी द्विकोट। अपुष्पभिद्ध जिन पौधों में फूल व बीज नहीं होते अपुष्पभिद्ध कहलाते हैं। ऐसे पौधे बीज या पुष्पों के बजाय बीजांडुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। क्रिप्टोगेमी थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटों में शैवाल, एल्गी, जीवाणु, बैक्टीरिया और एक कवक का फंगन अध्ययन किया जाता है। जड़, पत्ती, तना के रूप में थैलोफाइटा शरीर विभाजित नहीं रहता है। थैलोफाइटा एक थैलस के रूप में रहता है। इसके फलस्वरूप इसे थैलोफाइटा कहते हैं। शैवाल वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव शैवाल एल्गी है, जो भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है। प्रायः शैवाल संवहन ऊतक, पराहरित और युक्त आत्मपोषी, भ्रूण रहित और सेलुलोज भित्ति वाले होते हैं। शैवाल प्रकाश वाले स्थानों जैसे ताजे जल, समुद्री जल, गर्म जल के झरनों, कीचड़, नदी, तालाबों आदि में पाए जाते हैं। शैवालों में खाद्य पदार्थ और स्टार्च के रूप में उपस्थित होता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। कुछ सवालों में गति करने के लिए फैक्ट्री तक बढ़ जाते हैं, फिर पता चलता है कि वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, शायद वीडियो रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बहुत दिमाग खराब होता है, फिर से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। तो हम लोग का ओरिजिनल पीडीएफ जहाँ तक था वहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे, जो हम लोग पिक्चर क्लिक करके पीडीएफ बनाते हैं, उसके बाद से उसको आपको तक लेके आते हैं। उसमें बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कुछ शैवालों में गति करने के लिए फ्लैजिला पाया जाता है। चट्टानों पर पाए जाने वाले शैवालों में लिथोफाइट्स कहते हैं और बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। शैवाल प्रायः सुकाया सदृश होते हैं। शैवालों में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख लक्षण: शैवालों के जन्नांग एक कोशिकीय होता है जो निषेचन के बाद भ्रूण नहीं बनाता। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्राउन। हरा, लाल और भूरा वर्डों के आधार पर। हरे को हम लोग कहते हैं क्लोरोफाइसी, लाल को हम लोग कहते हैं रोडोफाइसी और भूरे को कहते हैं फियोफाइसी। ये आगे बढ़ते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, दिमाग तो खराब हो जाता है यार, सही बताऊँ तो। एक मिनट मैं थोड़ा मिटा लूँ, ये सब पढ़ चुके थे यार। ठीक है, क्लोरोफाइसी को बोलते हैं, हरे शैवाल के बोलते हैं। और इसमें प्रमुख वर्णक होता है क्लोरोफिल होता है, और मुख्य संचित भोजन होता है स्टार्च का, और कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज का, और आवास होता है लवणीय जल में और अलवण जल में होता है। रोडोफाइसी लाल शैवाल होता है। इसमें प्रमुख वर्णक होते हैं क्लोरोफिल ए और डी। फाइको एरिथ्रिन होता है, और इसमें संचित भोज्य पदार्थ होता है फ्लोरोडियोन स्टार्च होता है, और कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की। अधिकांश लवणीय जल में और कुछ अलवणीय जल में पाए जाते हैं। फियोफाइसी भूरे शैवाल होते हैं, क्लोरोफिल ए और सी। फ्यूकोजैंथीन इसमें प्रमुख वर्णक होते हैं, और संचित भोज्य पदार्थ होते हैं मेनिटोल और लैमिने, और कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज और एल्जीन की, और इसमें आवास होता है इसका लवणीय जल और अलवणीय जल में। कुछ शैवाल और पादप यहाँ से देखते हैं हम लोग, हालांकि ये सब हम लोग पढ़ चुके थे, कोई बात नहीं। कुछ शैवाल और पादप
शैवाल पादप के रूप में अन्य पौधों में पाए जाते हैं। आवास इसका देखते हैं, कहाँ कहाँ आवास होता है। अन्य पौधों पर पाए जाते हैं। ओडोगोनियम, कछुए की पीठ पर उगने वाले शैवाल को प्रोटोडर्मा कहा जाता है। थोड़ा सा नाम थोड़ा सा हैवी अभी होगा, तो आप देख लीजिएगा। खेंग, घोंघों के ऊपर उगने वाले शैवाल क्लेडोफोरा कहते हैं, क्लेडोफोरा कहते हैं। जुक्लोरेला, जुक्लोरेला नामक शैवाल निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा के भीतर पाया जाता है, हाइड्रा के भीतर पाया जाता है। जुक्लोरेला एवं हाइड्रा का संबंध सहजीवन का उदाहरण है, जो काफी चाय उत्पादक पत्तियों पर पाए जाते हैं। साइमन सिएला शैवाल दीवारों, पेड़ की छालों और चट्टानों पाया जाता है, जो आपके घर की दीवारों पर शैवाल पाए जाते हैं। मनुष्य एवं दूसरे जंतुओं के अतड़ियों में ऑसिलेटोरिया शैवाल पाया जाता है। यहाँ से देखेंगे जीवाणु बैक्टीरिया, यहाँ पे एक दिया हुआ है, आप देख लीजिए। देखिए ये जो होता है, ये एक मिटा के दिखा दूं क्या एक बार में? चलो ठीक है यार, तुम लोग भी क्या याद रखोगे। ठीक है, ये जो इसके पास में ये जो ऐसा घुमा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद इसमें है, इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और ये बीच में है न्यूक्लियोटाइड या डीएनए जो बोलते हैं, जिसे वैज्ञानिक खोज करते हैं कि हम डीएनए की खोज कर रहे हैं, जल्दी मिलेगा इसका वैक्सीन, तो उस डीएनए की खोज करते हैं। और ये जो निकला हुआ है यहाँ पे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? इसको पीली बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं इसको। ये बड़ा सा है, इसको प्लाज्मिड बोलते हैं, प्लाज्मिड। और निक्लूजन बॉडीज इसको बोलते हैं। यहाँ पे ग्रीन ग्रीन टाइप का होता है, हालांकि आपको उसमें दिख नहीं रहा। और ये चूहे की पूंछ जैसा निकला हुआ है, ये जो पूंछ जैसा निकला हुआ है, इसको प्लेग्लैम बोलते हैं। कोशिका द्रव्य बोलते हैं, द्रव्य झिल्ली बोलते हैं। जो ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, इसको कोशिका द्रव्य झिल्ली बोलते हैं, कोशिका द्रव्य झिल्ली बोलते हैं। ये जो थोड़ा सा ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये कोशिका द्रव्य झिल्ली है। इसके बाद से जो है, ये थोड़ा सा वाइट टाइप का है, येलो वाइट है, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये जो पूरा ऐसे बना हुआ है, ये कोशिका कैप्सूल है। सर्वप्रथम जीवाणु की खोज लेवेनहॉक ने वर्ष 1676 में किया था, 1676 में किया था। एरेनबर्ग ने वर्ष 1829 में जीवाणु या बैक्टीरिया नाम दिया। खोज किया था लेवेनहॉक ने और 1676 में, और एरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने वर्ष 1857 में बताया कि किण्वन की प्रक्रिया या क्रिया जीवाणुओं द्वारा होती है। रॉबर्ट कोच ने तपेदिक टीबी जीवाणु की खोज और रोग का चर्म सिद्धांत भी दिया। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके व दूध के पास्चर की खोज की। जीवाणु में अध्ययन को जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणु के समान लक्षण, जीवाणु अति सूक्ष्म और एक कोशिकीय आगे होते हैं। जीवाणु का वायु, जल, थल, मृत और जीवित पौधे और जंतुओं पर वास होता है। जीवाणु में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है। जीवाणु की जो लंबाई होती है 2 से 5 म्यू तक होती है, 2 से 5 म्यू तक होती है। और कुछ जीवाणु की लंबाई 6 म्यू तक होती है। डाई एलिस्टर न्यूमोसिटेंस सबसे कम लंबाई जो 0.15 म्यू से 0.3 म्यू तक होती है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखना है। स्पाइरलियम वॉलुटेंस जो होता है, अधिकतम लंबाई 15 म्यू तक होती है, और ये इंपॉर्टेंट है आपका। बेजियाटोआ मेराबिलिस सबसे बड़े आकार का जीवाणु होता है। आगे बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों पर, जैसे गर्म झरने, थर्मो एसिडोफिलिस और कच्छ क्षेत्र, मैथनोजेन और अत्यंत लवणीय क्षेत्र एलोफी में पाए जाते हैं। मैं जल्दी से चल रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर जो पढ़ा रहता है उसमें मन नहीं लगता। आप भी आप पहली बार जो कोर्स कंप्लीट करते हैं उसमें मतलब कि आपको बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन जैसे आप उसको 2-3 बार रिपीट करते हो तो इंटरेस्ट भाग जाता है। जीवाणु कोशिका संरचना, जीवाणु कोशिका एक भित्ति से घिरी होती है, जैसे पॉलीसेक्राइड या लिपिड प्रोटीन की कहते हैं। किससे घिरी होती है? पॉलीसेक्राइड या लिपिड प्रोटीन की होती है। जीवाणुओं में काइटिन व कोशिका भित्ति सेलुलोज के पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति के चारों ओर अवपंक की परत बनी होती है। अवपंक की परत जीवाणु वृद्धि के दौरान फैल जाते हैं, जो सख्त होकर एक कैप्सूल बनाती है। भाई इस बार अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा ना तो बंद कर दूंगा। हो रहा है, कैप्सूल बनाती है। जो जीवाणु कैप्सूल बनाते हैं वो कैप्सूलेटेड कहलाते हैं। कैप्सूल का निर्माण डेक्स्ट्रिन और सेलुलोज लेवेन और पॉलीसेक्राइड आदि पदार्थों से बना होता है। किससे बनता है? डेक्स्ट्रॉन और डेक्सीट्रिन और सेलुलोज और लेवेन तथा पॉलीसेक्राइड पदार्थ। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के भीतर जीव द्रव्य बाहर होते हैं, जो बाहर की ओर जीव कला से घिरा होता है। जीव द्रव्य में ग्लाइकोजन वसा वॉल्यूटीन का बना होता है।
हरे जीवाणु में एक विशेष प्रकार की क्लोरोबियम, क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन तथा बैंगनी रंग के जीवाणु में बैक्टीरियो परप्यूरिन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, जिसमें फलस्वरूप ये प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कवक, फंगी। कवकों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत होता है। ये संवहन ऊतक रहित होते हैं, पड़रहित होते हैं और तथा केंद्रक युक्त होते हैं। कौन? संवहन ऊतक रहित, पड़रहित और केंद्रक युक्त रहते हैं। वसिकुलर क्लोरोफिली रहित और केंद्रक न्यूक्लियेट होते हैं। कवक पड़हरित अनुपस्थिति के कारण सदैव परपोषी होता है। कवक अपना जीवन सहजीवी, परजीवी और मित्र परोजीवी के समान व्यतीत करते हैं। पहले एक सीरियल आता था, मतलब सीरियल नहीं हो तो सीरीज बोलते हैं, पैरासाइट्स, अभी भी चलता है, वो देखिएगा नेटफ्लिक्स पे, अच्छी है, मुझे तो अच्छी लगती है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। डैक्टिलेला या आर्थ्रोपोड्स प्रोटोजोन्स एक दूसरे सूक्ष्म जंतुओं को पकड़कर कुछ कवक उनसे अपना भोजन करा करते हैं, उन्हें परभक्षी कवक कहा जाता है। जैसे डैक्टिलेला, आर्थ्रोपोड्स प्रोटोजोन्स और एक दूसरे सूक्ष्म जीवों को पकड़कर कुछ कवक अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें परभक्षी कवक कहा जाता है। कुछ कवक सूत्र, कीचड़ आदि जोड़ी में फैल रहते हैं और भूमि से खनिज लवण तथा जल ग्रहण करके कीचड़ चीड़ को देते हैं। चीड़ कवक को खाद्य पदार्थ देता है, जो सहजीवन का अच्छा उदाहरण है। इस सहजीवन की कवक मूल कहा जाता है। कवकों का सूत्रों की भांति काइटिन और सेलुलोज अथवा कैलोस से बनी होती है। ब्रायोफाइटा मृदा अपरदन रोकने के लिए लगाया जाता है। यह पौधा जमीन की नमी सोखता है। ब्रायोफाइटा भूण बनाने वाले पौधे का सबसे साधारण व आग समूह है। ब्रायोफाइटा के संवहन ऊतक नहीं होते। ब्रायोफाइटा समूह में पौधे स्थलीय होने के कारण नम तथा छायादार स्थानों पर उगते हैं। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का एम्फीबिया उभयचर वर्ग भी कहते हैं। युग्मोद्भिदी ब्रायोफाइटा का प्रमुख पौधा होता है। ये आकार में सूक्ष्म होता है। ब्रायोफाइटा वर्ग का सबसे बड़ा पौधा, जिसका नाम है डाशोनिया है। क्या है? डाशोनिया है। युग्मोद्भिदी के मूलाभासों को जड़ शेष भाग में रहित लवक होते हैं, जिसके कारण ये स्वपोषी होते हैं। ब्रायोफाइटा छोटे थैलानुमा के होते हैं, जो पत्तियों और तने के समान संरचना मिलती है। ब्रायोफाइटा में जड़ें सदैव अनुपस्थित होते हैं, परंतु तनु की तरह कोई रचनाएं थैलस की अध्यक्ष सतह से निकलती है, जो मूलांक को कहते हैं, जैसे हम लोग मूलांक कहते हैं। मृदा से खनिज लवण और अवशोषण करने पर पौधों को स्थिर रखने में सहायता पहुंचाती है। ब्रायोफाइटा में पीढ़ी स्थानांतरण स्पष्ट रूप में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व, मृदा अपरदन को रोकने और ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में सहायता प्रदान करना। ईंधन के रूप में स्फेगनम जैसे ब्रायोफाइटा का उपयोग किया जाता है। एस्किमो जनजातीय समुदाय चिराग में बत्ती के स्थान पर स्फेगनम का प्रयोग करती है। जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में पाई जाती है, अतः यह बाढ़ रोकने में सहायक होते हैं। एंटीसेप्टिक के रूप में मांस का प्रयोग किया जाता है। कुछ ब्रायोफाइटा पौधे का प्रयोग शाकाहारी स्तनधारी भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। टेरिडोफाइटा, यहाँ देखेंगे हम लोग टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत संवहन ऊतक पड़ रहित और अपुष्प उद्भिद पौधे आते हैं। उप प्रभाग के सदस्यों में जल तथा खनिज लवण के संवहन हेतु संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में कुछ जातियां जैसे कि मॉर्सिलिया, एजोला, स्लाविनिया आदि जलीय होते हैं। इन्हें जलीय फंड कहा जाता है। इस वर्ग के पौधों में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण हैं। टेरिडोफाइटा में बीजाणु उद्भिद प्रमुख पौधे होते हैं, प्रायः जड़, तना, स्तंभ, पत्ते होते हैं। इसका प्रयोग शरीर, जड़, पत्ती और तना में विभाजित हो जाता है। इनका शरीर, जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। टेरिडोफाइटा के ऊतक तंत्र विकसित होता है। संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम में भिन्नता होती है। ये पुष्पहीन होते हैं और पुष्प तथा बीज का निर्माण इसमें नहीं होता। टेरिडोफाइटा में बीजाणु और बीजाणुधानियों में उत्पन्न होते हैं। जिस पत्ती पर बीजाणुधानियां उत्पन्न होती है, उस पत्ती को बीजाणु पड़ कहा जाता है। युग्मोद्भिद पौधों पर जननांग पुष्प उद्धानी या मादा जननांग स्त्रीधानी उत्पन्न होती है।
टेरिडोफाइटा पौधों में निश्चित पीढ़ी स्थानांतरण होता है। जाइगो स्पोर का निर्माण जाइगोट में होता है। जाइगोट में होता है। बीजाणु अंकुरित होकर प्रोथेल्स युग्मोत भित्ति का निर्माण करते हैं। टेरिडोफाइटा का वनस्पति को सर्प भी कहा जाता है। टेरिडोफाइटा का वनस्पति का सर्प भी कहा जाता है। बोटानिकल स्टेक। टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व देखते हैं। आर्थिक महत्व इसका देखते हैं। पशुओं में चारे के रूप में टेरिडोफाइटा का उपयोग किया जाता है। पशुओं के चारे के रूप में टेरिडोफाइटा का उपयोग किया जाता है। सिरोटोस्पेटेरिस या मार्सिलिया जैसे टेरिडोफाइटस के उपयोग सब्जी के रूप में किया जाता है। इन दो को सब्जी के रूप में किया जाता है। दवाइयों के रूप में लाइकोपोडियम बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है। सेलिजिनला पुनर्जीवन का गुण होता है, जैसे फलस्वरूप सेनेजिला का उपयोग मेज व सजावट के लिए किया जाता है। इक्विटेशम नामक टेरिडोफाइटा से सोना प्राप्त किया जाता है। क्या? सोना प्राप्त किया जाता है। पुष्पोद वृद्धि का फेनरोगेम या समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं, क्योंकि इन पौधों में फूल, फल और बीज होते हैं। पुष्पोद्भिद में फेनरोगेम्स या स्पर्मेटोफाइटस समूह के पौधों में पूर्ण विकसित होते हैं। इन सभी में फूल या फल, बीज तथा बीज होते हैं। अनावृत बीजी और नग्न बीजी। अनावृत बीजी या नग्न बीजी उन पौधों का आता है जिनके बीज में आवरण और कवच नहीं पाया जाता, अर्थात बीजांड या उसमें विकसित बीज किसी खोल या फल में बंद नहीं होते। अनावृत बीजी या नग्न बीजी पुराने पौधों का वर्ग है जो इन्हें अंडाशय ओवरी का अभाव होता है। लगभग 900 जातियों को इस प्रभाग में रखा गया है। 900 जातियों को इस प्रभाग में रखा गया है अनावृत बीजी में। अनावृत बीजी पौधों के बीजावरण नहीं पाए जाते हैं। अनावृत बीजी पौधों में बीजावरण नहीं पाए जाते हैं। अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधों में मेरुभिद का स्वभाव होता है। मेरुभिद के स्वभाव होते हैं। अनावृत बीजी पौधों में वायु परागण होते हैं। अनावृत बीजी उप प्रभाव के पौधे वर्ग या बहुवर्षीय होते हैं। अनावृत बीजी उप प्रभाव के पौधे बहुवर्षीय होते हैं। अनावृत बीजी पौधों में जनांग प्राय एक लिंगी होता है, जिसमें शंकु बनते हैं। मादा शंकु मेगा स्पोरोफिल तथा नर शंकु माइकोस्पोरोफिल होता है। मादा शंकु को मेगा स्पोरोफिल और नर शंकु को माइकोस्पोरोफिल का निर्माण करते हैं। इन पौधों में बहुभ्रूता पाया जाता है। भ्रूण में मूलांकुर और प्रांकुर के साथ ही या एक से अधिक बीज पत्र बनते हैं। नग्न बीजी अनावृत बीजी के समान उत्तक पाए जाते हैं। साइकस एक अंडाणु या शुक्राणु से बड़ा होता है जो जिम्नोस्पर्म होता है। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस जो 120 मीटर ऊंचा इस जगत में आता है, जिसे रेडवुड या कैलिफोर्निया कहते हैं। ये सिकोया सेम्परविरेंस कहते हैं जो 120 मीटर ऊंचा है इस जगत में, जैसे रेडवुड या कैलिफोर्निया कहा जाता है। साइकस में कास्ट मोनोलाइजिक तथा पाइनस और पिकोलाइजम होता है। साइकस में कास्ट मोनोलाइजिक, पाइनस और पिक्नोजाइलम होता है। साइकस में कोलिलियोड जड़ों से नील हरित शैवाल, एनाबीना और नॉस्टॉक पाए जाते हैं। अनावृत बीजी और नग्न बीजी के आर्थिक महत्व। साइकस के तने में मड निकालकर खाने वाले साबूदाना बनाया जाता है। साइकस के तने से मड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। इसे फलस्वरूप साइकस को सागोपाम कहा जाता है। अंडमान द्वीप पर जनजाति साइकस के बीज को खाया जाता है। सिकोया, जिसमें चीड़, स्प्रूस, देवदार, फर आदि की लकड़ी का प्रयोग महत्वपूर्ण फर्नीचर के रूप में किया जाता है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से सेंट्रस तेल और देवदार की लकड़ी एवं सेंट्रस कास्ट में जूनिपेरस लकड़ी प्राप्त होता है। चमड़ा व स्याही बनाने के लिए टैनिन का प्रयोग किया जाता है। इफेड्रीन नामक एल्केलॉइड इफेड्रो से रस प्राप्त किया जाता है। एल्केलॉइड इफेड्रा से रस प्राप्त किया जाता है। दामा और खांसी के रोग में दवा के रूप में इफेड्रिन का प्रयोग किया जाता है। साइकस की पत्तियों में रस्सी और झाड़ू बनाया जाता है। साइकस की पत्तियों को रस्सी और झाड़ू बनाया जाता है इसकी पत्तियों से। ये अनावृत बीजी का यहाँ पे दिया हुआ है। पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो ऊपर से ऐसे पार्ट बना होता है, थोड़ा सा ये ऐसे होता है, घुमा हुआ होता है, इसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। इस तरीके से ये भाग होते हैं। और ये जो होता है इसमें से जाता है बीजांड अंदर, इसमें क्या कहते हैं? वर्तिका बोलते हैं। और यहाँ जाके आप बीज आके यहाँ हो जाएगा तो ये अंडाशय बोल देंगे। इस तरीके से ये जो होता है
पुष्प केसर, देखिए ये पुरुष केसर में मान लीजिए कि एंथर जो होता है, ये जो होता है ये बीजांड यहाँ से होता है, ये पुतंतु होता है इसका जो यहाँ से निकलता है, और ये दल होता है, ये जो यहाँ पे भाग होता है ये दल होता है, और ये बाह्य दल होता है, और ये बीजांड है, ये अंडाशय है और यहाँ पे ये बीजांड है। ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ से ये बीज निकला और ये जाके वर्तिकाग्र में यहाँ से हो गया, ये गया अंदर अंडाशय में और ये बीजांड का निर्माण कर देगा, यहाँ बीजांड का निर्माण कर देगा। ठीक है, अनावृत पौधों में पुष्पीय पौधे होते हैं जिनमें बीज सदैव फलों के अंदर बंद रहते हैं। इस वर्ग में पौधों को झाड़ियां, शाक तथा वृक्ष 3 प्रकार के विभाजित किया जाता है। अनावृत बीजी पौधों में प्रमुख लक्षण और निम्न प्रकार। अनावृत बीजी पौधों का प्रजनन पुष्प में होता है। अनावृत बीजी पौधों में दोहरे निषेचन क्रिया की पाई जाती है। समानता आवृत बीजी पौधों में स्थलीय पौधे होते हैं किंतु कुछ पौधों में जल में भी पाए जाते हैं। अनावृत बीजी पौधों में समान तंत्र अधिक विकसित होता है। अनावृत बीजी पौधे परजीव, मृत्यु परजीवी और कीट भक्षी और सहजीवी और स्वपोषी रूप में पाए जाते हैं, स्वपोषी रूप में पाए जाते हैं। आवृत्ति बीजी पौधे के 2 भाग में विभाजित किया जाता है। एक बीजपत्री पौधों के जीवन में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। एक बीजपत्री में पौधों के जीवन में केवल एक बीज एक बीज पौधों में पुष्पों के भाग या उसके गुणांक होते हैं। एक बीज पौधों के जड़े प्राय अधिक विकसित नहीं हो पाते। एक बीज पौधों के जड़े प्राय अधिक विकसित नहीं हो पाते। इन पौधों में संवहन फूल में कैम्ब्रियम नहीं पाया था। एक बीज पौधे उनके कुल का नाम। एक बीज पौधे उनके कुल का नाम। आइए देखते हैं एक बीज पौधे उनके कुल का नाम। देखिए, ग्रेमिनेसी के अंतर्गत आता है मक्का, गेहूं, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई। एलिएसी के अंतर्गत आता है लहसुन, प्याज, और पालमी के अंतर्गत आता है सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर। द्विबीज पद्धति के अंतर्गत आती है, द्विकोड सीड में आता है। द्विबीज पौधों में बीज में 2 बीज पत्र होते हैं। द्विबीज पौधों के फूलों में प्रायः 4 व 5 गुणांक होते हैं। इन पौधों की पत्तियों में जलिकावत या सिरा विन्यास पाया जाता है। द्विबीजी के संवहन फूल में कैम्ब्रियन पाए जाते हैं। द्विबीजी पत्रों में द्वितीय वृद्धि होती है। द्विबीज पत्री का जड़ तंत्र अधिमूल उसकी शाखाओं के साथ फैल जाता है। द्विबीज पौधे के उनके कुल का नाम। पहला है द्विबीज पौधे के कुल का नाम क्रूसीफेरी, इसका है मूली, सलजम और सरसों। मालवेसी, इसमें है कपास, भिंडी और गुड़हल। और लेग्यूमिनोसी, इसके अंतर्गत आता है बबूल, छुई, गुलमोहर, और अशोक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कंपोजिटी के अंतर्गत आता है सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, डहेलिया इत्यादि। सेलेनेसी के अंतर्गत आता है आलू, मिर्च, बैगन, टमाटर और धतूरा। और कुकुरबिटेसी के अंतर्गत आता है तरबूज और टिंडा। टिंडा आप लोगों ने खाया है? किसने किसने टिंडा खाया है? कमेंट जरा बताना मुझे, टिंडा किसने खाया भाई? रोजेसी जैसे सेव, बादाम, स्ट्रॉबेरी और नाशपाती। हालांकि मैंने आज तक नहीं खाया टिंडा, हालांकि मेरे घर पे बनता है, लेकिन नाम ही सुन के मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टाइप हो जाता हूँ और देख के भी। पादप आकार की के अंतर्गत पौधों की बाह्य संरचना जैसे कि जड़, पुष्प, तना, पत्ती, फल आदि की रचना को, उसके विकास को अध्ययन कहते हैं पादप आकार की। जैसे मोर्फोलॉजी के अंतर्गत मार्फी आकार प्लस लॉजी अध्ययन, शरीर संबंधी आकार का अध्ययन। आवृत्ति बीजी पौधों में प्राय 2 भाग होते हैं, जैसे मूल जड़, रूट स्टेम। जड़ की उसकी शाखाओं के सामूहिक रूप से मूल जड़ या रूट स्टेम कहा जाता है। प्ररोह तंत्र, पुष्प, पत्तियां, तना, तने की शाखाएं तथा फल आदि को सामूहिक रूप से प्ररोह तंत्र के रूप में जाना जाता है। कायिक अंग, जड़, तना, पत्तियां आदि होती है कायिक अंग। प्रजनांग जो होता है जड़, प्रजनन देखिए जड़, पेड़ पौधे का वह भाग जो बीजों के अंकुरण के दौरान मूलांकुर से निर्मित होकर जल तथा भूमि की तरफ बढ़ता है उसे जड़ कहते हैं। जड़ें मृदा से पौधे या पेड़ के लिए जल का खनिज, लवण या विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषित करती हैं। जड़ की विशेषता, जड़ों की वृद्धि सदैव प्रकाश से दूर भूमि के अंदर होती है। मूल
गोप के द्वारा जड़ सिरा सुरक्षित रहता है। मूल गोप के द्वारा जड़ का सिरा सुरक्षित रहता है। जड़ों पर एक कोशिकीय रोम पाए जाते हैं। जड़ों पर पर्व एवं पर्वसंधियां उपलब्ध नहीं होती। नोट्स या इंटर नोट्स उपलब्ध नहीं होती। जड़ों पर पर्व जैसे नोट्स बोलते हैं और इंटर नोट्स उपलब्ध नहीं होती। जड़ों पर पत्र तथा पुष्प कलिकाएं नहीं पाई जाती तथा अंतः जड़ें फूल फल और पत्तियां धारण नहीं करती। जड़ें समानतः मध्यावर्गक और गुत्वानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती हैं। धनात्मक जलानुवर्ती होते हैं जड़े के प्रकाश। मुख्य मूल, ये मुख्य मूल होता है। ये पार्श्व होते हैं जो ऐसे ऐसे निकले होते हैं, ये पार्श्व होते हैं। और ये मुसला मूल होते हैं, जो मूल होता है ये धीरे 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 अंदर जाता रहता है। ये तंतुक मूल होते हैं जो फैला गुच्छा की तरफ आता है जड़ें, वो तंतुक मूल होते हैं। समांतर जड़ें दो भागों में विभाजित होती है। मुसला जड़, मुसला जड़ें द्विबीजीय पौधों में पाई जाती हैं। मुसला जड़ों में मूलांकुर विकसित होकर एक मुख्य जड़ का निर्माण करती हैं। मुसला जड़ें, मुसला जड़े के चारों ओर पार्श्व शाखाएं निकलती है जिसे द्वितीयक जड़ कहा जाता है। द्वितीयक जड़ कहता है, सेकेंडरी रूट्स कहा जाता है। अच्छा बताइए आपका सेकेंडरी रूट्स क्या है? किसी को पता है तो कमेंट करिए। द्वितीयक, द्वितीयक जड़ों में, एक मिनट, द्वितीयक जड़ों में पुनः पार्श्व शाखाएं निकलती है जिसे द्वितीयक जड़ कहा जाता है। मुसला जड़ों का रूपांतरण तृतीयक जड़ कहता है। मान लीजिए कि ये मूल है, इसमें से द्वितीयक निकला और द्वितीयक में से एक और निकल गया, तो इसे क्या कहेंगे? तृतीयक जड़ कहेंगे। मूसला जड़ों का रूपांतरण, मूसला जड़ें कुछ पौधों में खाद्य पदार्थ संचय करके मोटी व मांसल हो जाती है जिसके फलस्वरूप इनको आकृति बदल जाती है, इसे मूसला जड़ें कहते हैं। आकृति के आधार पर मूसला जड़ों का वर्गीकरण। तुर्की रूपी मध्य में फूली हुई होती है तुर्की रूपी, और आधार व शीर्ष में पतली होती है जैसे कि मूली। मूली ऐसे ही तो होती है, मान लो कि ऊपर फिर ऐसे मूली मोटी है, ऐसे आई ऐसे। ठीक है, मूली। शंकुरूपी आधार की ओर मोटी और नीचे की ओर पतली, ये हो गया आपका गाजर। यहाँ से गाजर हो जाता है भैया। कुंभ रूपी ऊपर लगभग गोल फुला हुआ होता है और नीचे की ओर पतला होता है जैसे कि सलजम, चुकंदर। नेक्स्ट है न्यूमेटाफोर। न्यूमेटाफोर दलदली स्थानों पर वाले पौधे में भूमिगत जड़ों में विशेष प्रकार की जड़ निकलती है जिसे न्यूमेटाफोर कहा जाता है। ये खूंटी के आकार की होती हैं जो ऊपर की ओर ऊपर वायु निकल जाती है। इनके जड़ों के ऊपर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जैसे न्यूमैथोड्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरो, जैसे सुंदरी, राइजोफेरो सुंदरी। अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं ये एक बीजीय पौधे होते हैं, एक बीज में पाई जाती है। अपस्थानिक जड़ों में अंकुरण के पश्चात मूलांकुर नष्ट हो जाते हैं। मूलांकुर में अतिरिक्त पौधों में किसी दूसरे भाग से विकसित होने वाले जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहा जाता है। अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण भोजन में संगणक पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करने या अन्य विशिष्ट कार्यों को करने उद्देश्य से अपस्थानिक जड़ें अनेक प्रकार की रूपांतरित होती हैं। भोज्य पदार्थों में संचय के लिए जैसे कंदी जड़ें होती हैं शकरकंद, और पुल की जड़ें होती हैं डहलिया, और ग्रंथि जड़ें होती हैं आम हल्दी, और मणिकाम में जड़ें होती हैं अंगूर करेला। अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अपस्थानिक जड़ें, अन्य जैविक क्रियाओं के लिए अपस्थानिक जड़ें। और कैसे हैं आप? सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जैसे चूषण मूल, इसमें है अमरबेल, इसके अंतर्गत आता है अमरबेल, भाई नहीं हुआ क्या है, अमरबेल, चंदन इत्यादि। श्वसनी मूल जैसे जूशिया, अधिपाद्य मूल अकार्डिक, स्वांगीकार मूल सिंघाड़ा और टिनोस्पोरा। यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए स्तंभ मूल इंडियन रबर बरगद, ये स्तंभ मूल इंडियन रबर और बरगद आता है। स्तंभ मूल के अंतर्गत इंडियन रबर और बदर, इंडियन रबर और बरगद आता है स्तंभ मूल। आरोही मूल के अंतर्गत पोथोस पान आता है, आरोही मूल के अंतर्गत पोथोस पान आता है। और अवस्थम्भ मूल के अंतर्गत मक्का और गन्ना आता है, मक्का और गन्ना आता है। अब देखेंगे हम लोग तना। पौधे का वह भाग जो भूमि जल के विपरीत प्रकाश की दिशा में वृद्धि करता है वो क्या कहलाता है भैया? उसको हम लोग कहते हैं तना। तना प्रांकुर से विकसित होते हुए पत्तियों, शाखाओं और फूल तथा फल आदि को धारण करता है। तना
तने की विशेषताएं, तने की विशेषता ये होती है कि तने की अग्र सिरे पर नलिकाएं होती हैं, तने की वृद्धि में सहायक होती हैं। तने पर पत्तियां, लीव्स होती हैं, शाखाएं, ब्रांचेस होती हैं। तने के कई आकार होते हैं जैसे बेलनाकार, कोणीय, चपटा आदि। तने के प्रकार, भूमि की स्थिति के अनुसार तने के 3 प्रकार होते हैं। भूमिगत तना, पौधों के तने का वह भाग जो भूमि के भीतर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने के पर्णकलिकाएं, पर्णसंधियां, तत्सल्क पत्र उपस्थित होते हैं। कुछ परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन ग्रहण करने के कारण मोटा व मसाला हो जाता है, मसल हो जाता है। उदाहरण केला, अदरक, आलू, फंड, हल्दी, प्याज, लहसुन, अरबी और जमीकंद। प्रकंद देखिए, प्रकंद में आता है हल्दी, अदरक, फंड, केला। स्तंभ कंद में आता है आलू, सल कंद में आता है प्याज और लहसुन, और धन कंद में आता है जिमीकंद और कचालू। पत्ती देखिए, तने के शाखाओं पर पूर्व संध्या से निकलने वाली पार्श्व भाग की पत्ती कहलाता है। पत्ती का आधार देखिए, ये मुझे लग रहा है पीपल का पत्ता है। ये देखिए, ये अक्ष है इसका, और ये तना है ऐसे निकला हुआ है, और ये पत्ती का ये डंठल है। और यहाँ देखिए वेन्युलस, या ये सिराएं हैं पत्ती का, ये यहाँ पे ये जो निकलती हैं ऐसे 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 नहीं निकलती हैं, ये सब सिराएं हैं, ठीक है, ऐसे 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 रहती हैं, ये पत्ती की सिराएं हैं। और ये शीर्ष है पत्ती का सबसे ऊपरी, ये परिधि है पूरा, और ये मध्य सिरा है जो कहाँ से निकलता है आपका, ये डंठल से निकलता है, मध्य सिरा, ये निकलता है डंठल से मध्य सिरा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पत्ती के भाग। पहला है पत्राधर, लीफ बेस। पत्राधर पत्ती का आधारीय भाग होता है जो पत्रबिंद और स्तंभ को आपस में जोड़ता है। क्या करता है, आपस में ये जोड़ने का काम करता है। दूसरा है पत्रबिंद। अधिकांश पत्तियों में एक लंबा डंठल पाया जाता है, जैसे पत्रबिंद कैसे कि आम और पीपल में पाया जाता है। आम, पीपल, मोस्टली चीजों में पाया जाता है, जैसे कि पपीता, अमरूद। पत्रफलक, पत्रफलक पत्ती के हरे चपटे व फैले हुए भाग को कहता है पत्रफलक। पत्ती के प्रकार, पत्रफलक के कटराओं और आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है, संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती। हम लोग देखेंगे फूल, फ्लावर। फ्लावर समझे हो क्या, फ्लावर नहीं, फायर है मैं। पौधों में फूल के खिलने की प्रक्रिया को एंथ्रेसिस कहा जाता है। फूलों में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। यहाँ देखिए, इस तरीके से हम लोग फूल तो पहले देखे हैं ना। ये है वर्तिकाग्र, जिसमें अंदर से जाता है बीज, और ये होता है वर्तिकाग्र, और ये होता है अंडाशय, ये होता है अंडाशय। ये होता है परागकोश, जो यहाँ से जाते हैं यहाँ कूद जाएगा। परतंतु होता है जो उसकी डंठल से निकलती है, ये परतंतु है इसका। और ये पत्ती का दल होता है, और ये बाह्य दल होता है, ये पुंकेसर होता है। बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग और ज्यांग। फूल के डंठल को पेडिकल बोलते हैं। फूल के मौजूद कैलक्स और क्रोला गैर आवश्यक अंग माना जाता है, जबकि एंड्रोसियम और जाइनोसियम को आवश्यक अंग माना जाता है, क्योंकि ये फूल के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाह्य दल पुंज, यह फूल का सबसे निचला हिस्सा होता है जिसके द्वारा फूलों को सहारा दिया जाता है। कैलिक्स का रंग हरा होता है, इसके पड़हरित क्लोरोफिल पाया जाता है। पड़हरित क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कैलिक्स के भाव को स्पेल कहा जाता है, और कैलिक्स की इकाई को दलपुंज इकाई है। कैलिक्स का इकाई है स्पेल। दलपुंज देखिए, क्रोला, यह एक फूल का हिस्सा है जो पौधों में क्रोला का अलग अलग आकर्षक रंग में देखा जाता है। वड़ी लवक क्रोमोप्लास्ट, क्लोरो नहीं, क्रोमोप्लास्ट द्वारा इन रंगों का निर्माण होता है। क्रोला में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है जिसका निर्माण ऑयल और एस्टर होता है। क्या होता है, ऑयल और एस्टर। क्लोरा में मौजूद एक पंखुड़ी पेटल, और ये क्लोरा की एक इकाई है। क्लोरा में उपस्थित आकर्षण रंगों की आकर्षण खुशबू के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु आकर्षित होते हैं, जिससे फलस्वरूप परागण की प्रक्रिया हो जाती है, इसी के कारण परागण होती है। या गुलाब का खुशबू, किसी चीज का भी खुशबू इसी कारण आता है। उमंग देखिए, उमंग
आइए आगे चलो। यह फूल का नर प्रजनन अंग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसकी इकाई को स्टेम, पुंकेसर और पिस्टल कहते हैं। उमंग के द्वारा नर युग्मक जैसे मेल सेक्स सेल का निर्माण, जिसके लिए परागण कहते हैं। ज्यांग देखिए, जिनियोस्पर्म कहते हैं। ज्यांग फूल का मादा प्रजनन अंग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इकाई को कार्पेल इस तरीके से बोलते हैं। जयांग के द्वारा मृदा नहीं, मादा युग्मक फीमेल सेक्स सेल का निर्माण होता है, जो बहुकोश की संरचना के अंदर निर्मित होता है, जो अंडाधान कहते हैं इसको। हट गया यहाँ पे। परागण देखिए, पोलिनाइजेशन परागण वह प्रक्रम है जिसके परागणों का स्त्री केशर वलिका का स्थानांतरण किया जाता है। स्त्री केशर वलिका में स्थानांतरण किया जाता है। परागण के लिए विभिन्न एजेंट महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इनके आधार पर पुष्पों के अलग अलग वर्ग होते हैं। जैसे फल हम देखेंगे, यहाँ से हम फूल देखेंगे, फूलों और फलों देखेंगे। फल का निर्माण पुष्प के अंडाशय ओवरिस होता है। अंडाशय बनने के फल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सत्य फल जिसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा होता है उन्हें सत्य फल कहते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, जामुन, धान, गेहूं इत्यादि। असत्य फल ऐसा निर्माण जिनके अंडाशय को छोड़कर फूल के अन्य भागों से होता है, जैसे असत्य फल कहते हैं, जैसे कि सेब, अनानास, नाशपाती, काजू, कटहल, अंजीर। फलों में मौजूद बीज की बाहरी हिस्से को फल भित्ति कहते हैं। और फल भित्ति के तीन परत होते हैं। पहला होता है बाह्य फल भित्ति, एपिकार्ड। एपिकार्ड की सबसे पेरिकार्ड की बाहरी परत होती है जो फलों के छिलके का निर्माण करती है, पेरिकार्ड। मध्य फल भित्ति, मेसोकार्ड। पेरिकार्ड की मध्य फल भित्ति मध्य परत होती है जो फल के गूदे पल्म का निर्माण करती है। अंतर फल भित्ति, एंडोकार्प। ये पेरिकार्ड की सबसे अंदर की परत होती है जो बीच में बाहरी तत्वों की सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है फलों के खाने योग्य भाग। आइए देखते हैं। अनार का होता है खाने योग्य भाग, रसीला बीज और चोल खाते हैं। लीची का होता है एरिल खाते हैं। नींबू, संतरा, मौसमी का रसीले रोम खाते हैं। जूसी शहर खाते हैं। अंगूर का खाते हैं फल भित्ति। और सेब, नाशपाती खाते हैं पुष्पासन। और अमरूद, करेला, बैगन, टमाटर और परवल खाते हैं मध्य फल भित्ति और बीज भी खाते हैं। धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा को खाते हैं। भूड़ पोष खाते हैं। अनिकेश फल देखिए, अनिकेश फल क्या होता है? इस प्रकार के फल का निर्माण बिना परागण निषेचन के होता है। अरे भाई ये क्या हो गया, कहाँ इतना जल्दी भाग रहे हो यार। ठीक है, इस प्रकार के फल का निर्माण बिना परागण तथा निषेचन के होता है। इस प्रकार के फलों में निषेचन नहीं होने के कारण बीज नहीं बन पाते। यदि बीज पाए जाते हैं तो असत्य बीज कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के बीज में पौधों से उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाती। उदाहरण केला, अंगूर, कदम, लंगूर नहीं गुलर। ठीक है, लंगूर क्यों होगा भाई। यहाँ से देखेंगे प्रकाश ट्रांसलेशन, जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप देखिए पीडीएफ बनाने में कितना मेहनत लगता है मुझे, प्लीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। जब मैं पीडीएफ बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्यों ही बना रहा हूँ। तो बस थोड़ा सा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मांगता है यार, सबको मांगता है तो मुझे भी मांगता है थोड़ा सा। और आपको लगता है कि मैं धीरे पढ़ाऊँ, तेज पढ़ाऊँ, या फिर जल्दी से ख़त्म करूँ, कुछ भी हो, कुछ भी आपकी राय हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं उस पर अमल करता हूँ, उस पर सीखने की, आपकी कमेंट से मुझे सीखने की या फिर मोटिवेशन सब कुछ उसी से मिलता है। जो आप मुझे राय देंगे वो मैं करूँगा, उसमें कुछ भी अच्छा मिलेगा वो मैं करूँगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।